नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस से संबंधित 30 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है हमारा, यह पूरी तरह से जनरल साइंस के क्वेश्चंस पर आधारित है। इस वीडियो में हमने 30 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो सामान्य विज्ञान से संबंधित हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आपके जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएँ होने वाली है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, पुलिस के अलावा यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसके अलावा लेखपाल और स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम के लिए यह 30 प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो एरोप्लेन होती है उसमें जो ब्लैक बॉक्स बना होता है उसका रंग होता है नारंगी, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब यह जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है इसका मेन कार्य क्या होता है? तो यह जो ब्लैक बॉक्स होता है, यह जो पायलट होता है और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, आप यहाँ देखिएगा, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच जो बातचीत होती है उसको ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो चालक होता है हवाई जहाज का चालक और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसके बीच हो रही बातचीत को यह ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस ब्लैक बॉक्स का जो रंग है वह होता है नारंगी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रयान-1 मिशन का जो प्रक्षेपण है कहाँ से किया गया था? तो चंद्रयान-1 मिशन का जो प्रक्षेपण है यह किया गया था कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश का जो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है यहीं से चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में चंद्रयान-2 मिशन को भी लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान-2 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-2 को सबसे पहले लॉन्च किया जाना था 15 जुलाई 2019 को। आप याद रखिएगा, 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया जाना था, परंतु इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण इसको दोबारा लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। कब? तो इसको दोबारा 22 जुलाई, इसकी दोबारा लॉन्च की डेट रखी गई थी 22 जुलाई 2019। तो दोनों डेट आपको याद रखना है। इसका पहला डेट रखा गया था 15 जुलाई 2019 को लॉन्च करने का, परंतु इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उसके कारण से इसकी जो डेट है 22 जुलाई 2019 बढ़ा दी गई थी चंद्रयान-2 मिशन के लॉन्च की। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? तो नासा जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है उसका जो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्ट्रीट है यह कहाँ स्थित है? तो पासाडेना में, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। पासाडेना है कैलिफोर्निया में। आप याद देखिएगा, पासाडेना जो स्थान है यह कैलिफोर्निया में है तथा यहीं पे नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्ट्रीट स्थित है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो नासा है यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न हमारा है, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो थुम्बा रॉकेट छोड़ने का जो केंद्र है यह स्थापित किया गया है केरल में, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का जो केंद्र है यह केरल में है, यानी ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किसके निकट अवस्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यह निम्नलिखित में से किसके निकट स्थित है? तो गोदावरी मुहाने के, यानी जो ऑप्शन इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। गोदावरी मुहाने के निकट स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है?
तो श्रीहरिकोटा जो प्रक्षेपण केंद्र है भारत का, जहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं, यह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में जो है श्रीहरिकोटा जो प्रक्षेपण केंद्र है, यहीं से लॉन्च किया जाता है हमारा सैटेलाइट। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में है श्रीहरिकोटा, यहीं से नामक स्थान है, यहीं से लॉन्च किया जाता है क्या? तो हमारा रॉकेट, यानी कि हमारे जो सैटेलाइट होते हैं यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। यह आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारा है, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो ताप होता है उसको हम क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप को हम क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग किस में होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो निम्न तापी इंजन होता है इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है आपका निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होता है? तो जो क्रायोजेनिक इंजन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेस शटल में। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न अच्छा लग रहा हो, आपको ये सभी प्रश्न हेल्पफुल लग रहे हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन जो है हमारा ए में, यानी गैस में द्रव्य। क्या हो जाएगा? गैस में द्रव्य। यह कोलाइडी तंत्र है जो अभिव्यक्त होता है कोहरे के समय। यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा ए बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको बताना है कि जो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्रोमैटोग्राफी जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है आपका क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ठोस कपूर से कपूर वास्तव ठोस कपूर से कपूर वास्तव बनने की मतलब कपूर को वाष्प यहाँ पे होगा, सॉरी। ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जो ठोस कपूर है वह जब कपूर वाष्प में यानी कि वेपर में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। जब कोई ठोस पदार्थ सीधे लिक्विड में परिवर्तित ना होकर सीधे वाष्प यानी कि जो वेपर में परिवर्तित हो जाता है उसको हम कहते हैं उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। तो आप इसे याद रखिएगा। मान लीजिए कोई द्रव है वह सीधे लिक्विड में परिवर्तित यहाँ पे कोई ठोस है यानी कि जो सॉलिड है कोई सॉलिड है वह लिक्विड में परिवर्तित ना होके डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाए? वाष्प में। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है जो ठोस कपूर होता है वह लिक्विड में परिवर्तित ना होकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है?
तो साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वनस्पति तेल। यानी आप याद रखिएगा, जो वनस्पति तेल होता है इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो शोधन अभिकर्ता, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। जो डिटर्जेंट होते हैं यह शोधन अभिकर्ता होते हैं। तब से आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसका डी हमारा बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने पर जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने के कारण हमारी जो मांसपेशियां हैं वे थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसे याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नींबू के खट्टा होने का जो मेन कारण है, मेन रीजन है, वह है साइट्रिक एसिड, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। साइट्रिक एसिड के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है, साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, खट्टा दूध में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे दूध में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। खट्टे दूध में जो है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न हमारा है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो टार्टेरिक अम्ल, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। जो अंगूर होता है इसमें टार्टेरिक अम्ल प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फोटोग्राफी में आपका कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। फोटोग्राफी में आपका जो है ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यानी ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपका फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया था, तो इसका राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? यानी इसका प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि दिए गए ऑप्शनों में से आपका कौन सा जो है रूपांतरित स्तंभ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आलू जो है यह एक रूपांतरित स्तंभ है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, आलू। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, यानी कवक मूल। कवक मूल जो है यह कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, कवक मूल। अगला हमारा है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए मृतोपजीवी, यानी ऑप्शन जो ए है हमारा बिल्कुल सही है। जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले जो नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं वे मृतोपजीवी होते हैं, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा, मृतोपजीवी। अगला प्रश्न हमारा है, मटर पौधा किस प्रकार का है? शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? जो मटर पौधा होता है यह साग का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, साग। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा, साग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो गन्ना, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। तना काट टेक्निक का जो उपयोग है यह गन्ना के प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी शुगर केन। अगला प्रश्न हमारा है लौंग क्या है? तो लौंग है आपका बंद कलियां, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। लौंग होती है बंद कलियां। अगला प्रश्न हमारा है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो जिनका जो ब्लड होता है, जिनका जो रुधिर होता है, मान लीजिए वार्म है यानी कि गर्म है, तो वे जंतु जो होते हैं वे अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वे अपने शरीर के तापमान को यानी कि तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, यानी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से मछली कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, स्टार फिश। स्टार फिश जो है यह मछली का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप इसे याद देखिएगा, स्टार फिश इसमें से जो है वह मछली नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक में मीन यानी कि मछली है? तो इसमें से कौन एक वास्तविक में मीन या मछली है? तो इसका राइट आंसर है कैट फिश जो होती है यह वास्तविक में मछली है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, कैट फिश। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समुद्री घोड़ा जो है यह एक वास्तविक रूप से मछली होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, समुद्री घोड़ा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है अशुद्धियों के कारण द्रव का ताप मतलब द्रव का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वह क्या होता है? तो अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अशुद्धियों के कारण जो है जल मतलब द्रव का क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस में देंगे वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।